हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 13 आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक से पहला टॉपिक है, इसमें हम समझेंगे इकोसिस्टम क्या होता है और व्हाट आर इट कंपोनेंट्स, क्या क्या मिलके इकोसिस्टम बनता है। देखिए, इकोसिस्टम का मीनिंग होता है कि ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द इन्वायरमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब दो चीज़ मिलके बनता है ये। एक तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, ऑर्गेनिज्म बोलने का मतलब है जितने भी प्लांट्स हो गए, जितने भी एनिमल्स हो गए, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ सब, ठीक है, और ह्यूमन बींग्स, ये सभी को मिला के ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ये याद रखिएगा। तो एक तो हो गया ऑर्गेनिज्म और दूसरा हो गया नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट। नॉन लिविंग मतलब जैसे कि सनलाइट हो गया, रेन वाटर हो गया, विंड, सॉइल, मिनरल्स, ये सभी को नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट, जो भी चीज़ उस एरिया में मिल रहा है। तो किसी भी एरिया में ये दो चीज़, एक तो लिविंग चीज़ ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब, और दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स, हवा, पानी, सॉइल, सनलाइट, ठीक है। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, वो पूरे एरिया को कहेंगे ये एक इकोसिस्टम फॉर्म कर रहा है। इकोसिस्टम है मतलब यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ये किसी न किसी तरीके से एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और ये लिविंग चीज़ और नॉन लिविंग चीज़ आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सा बात है। पहला चीज़ हमने ये जाना कि ऑर्गेनिज्म शब्द का मतलब क्या है, ऑर्गेनिज्म में क्या क्या चीज़ आता है। प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन बींग्स। प्लस माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एक बड़ा टर्म है, इसमें आता है बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ, ये सब आते हैं। ठीक है, दूसरा हमने जाना कि नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं। तो सनलाइट, रेनफॉल, विंड, सॉइल, मिनरल्स, ये सब नॉन लिविंग कंपोनेंट है। तो ये दोनों ही चीज़ को मिला के क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम कहा जाता है। एग्जाम में इसका डेफिनेशन, अब आजकल का ऐसा ट्रेंड है कि डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं पूछते हैं, ये सबको असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, तो ये डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इकोसिस्टम क्या होता है वो हमने जान लिया। अब आते हैं इसका कंपोनेंट, क्या क्या चीज़ मिल के बना होता है। तो कंपोनेंट हमने देख ही लिया, एक होता है लिविंग कंपोनेंट, एक होता है नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो जो लिविंग कंपोनेंट होता है उसको बायोटिक कंपोनेंट भी कहते हैं, आपने छोटे क्लास में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो बायोटिक कंपोनेंट कंप्राइजेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स, समझ गए। और अबायोटिक कंपोनेंट्स इसमें आते हैं नॉन लिविंग फैक्टर्स, जैसे कि फिजिकल फैक्टर्स, टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल, मिनरल्स, ये सब आते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स में, समझ गए। चलिए, तो इकोसिस्टम का कितना कंपोनेंट होता है, तो आप बोलेंगे दो, बायोटिक और अबायोटिक, समझे। चलिए, अब है अगला टॉपिक, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो दो टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, पॉन्ड, लेक, ये सब होते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। और दूसरा होता है ह्यूमन मेड यानी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, इसको इंसान ने बनाया है, जैसे कि गार्डन हो गया, क्रॉप फील्ड हो गया, एक्वेरियम। ये तीन एग्जाम्पल याद रखिएगा, ये ह्यूमन मेड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है, समझ गए। चलिए, तो इकोसिस्टम का डेफिनेशन, इसका कंपोनेंट और इसका टाइप, ये तीन चीज़ आपको यहाँ से तैयार करके रख लेना है। अब आ जाइए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी पे, एक्टिविटी 13.1। इसमें हम एक्वेरियम के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। मान लीजिए आपको एक्वेरियम बनाना है, सेटअप करना है, तो आप क्या क्या करेंगे, क्या क्या चीज़ चाहिए होगा आपको। तो आप सबसे पहले एक बड़ा सा जार लेके आएंगे, साफ पानी लेके आएंगे, ऑक्सीजन का जुगाड़ करेंगे, ऑक्सीजन पंप, एरेटर के हेल्प से आप उस पानी में ऑक्सीजन छोड़ेंगे। प्लस आपको खाना भी देना पड़ेगा उस एक्वेरियम में, जो भी आप एनिमल्स रखेंगे उसके लिए खाना भी देना पड़ेगा। तो इसके लिए आप फिश फूड मार्केट से खरीद के ला के दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपने सारा इंतज़ाम कर दिया। इसके बाद है अब उसमें जो ऑर्गेनिजम्स है वो सब डालने का। ऑर्गेनिजम्स यानी प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स जो पानी में रहते हैं, और एनिमल्स यानी फिश, ये सब आपको इसमें डालने पड़ेंगे। अब इतना चीज़ अगर आप डाल देते हैं तो क्या अब ये एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बन गया क्या, मतलब अगर आप इसमें कुछ ना भी करें तो ये सिस्टम अपने आप चलता रहेगा। जितने भी प्लांट और एनिमल्स ये सब अपना डेली फूड लेते रहेंगे, वेस्ट मटेरियल छोड़ेंगे, वो सब प्रोसेस चलता रहेगा। क्या ऐसा चलता रहेगा, होता रहेगा क्या? तो हाँ, ये एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बन चुका है। ठीक है, कैसे, देखिए, क्योंकि आपने जो यहाँ पे एक्वेटिक प्लांट ऐड किया है ना, ये प्लांट क्या करेंगे, सबसे पहले तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो उसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस करने का दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब भी कर लेंगे। ठीक है, तो पानी भी साफ हो रहा है। फिश का वेस्ट जो आपने एनिमल डाला है उसमें मछली भी होगा, एक्वेरियम में आप मछली भी डाले होंगे, तो मछली जो भी वेस्ट प्रोडक्ट छोड़ रहा है तो वो वेस्ट प्रोडक्ट कहीं ना कहीं एक्वेटिक प्लांट यूज़ कर ले रहे होंगे। ठीक है,
इसके अलावा मेंटेन वाटर क्वालिटी भी मेंटेन रखते हैं ये प्लांट ये 3 काम कर रहे हैं। और जो एनिमल्स, जो आपने फिश या फिर जो भी स्नेल्स हो गए, सर्टेन फिशेस हो गए, ये भी टैंक को काफ़ी साफ रखते हैं बाई ईटिंग एल्गी एंड डेब्रीज। समझ गए? तो कहीं ना कहीं ये दोनों मिलके ये पूरा सिस्टम को सेल्फ सस्टेनिंग कर दिए हैं। मतलब अब ये सिस्टम अपने आप चलता रहेगा, आप कुछ नहीं भी करें तो काम चल जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए। अगला यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कैन वी लीव द एक्वेरियम एज सच आफ्टर वी सेट इट अप। अब इतना हमने सेटअप कर दिया, हमने क्या क्या किया, एक बड़ा जार लिया, उसमें पानी डाल दिया, उसमें एक पंप भी लगा दिया ऑक्सीजन के लिए, उसमें हमने फूड भी डाल दिया। ठीक है, इतना करने के बाद हमने उसमें प्लांट और एनिमल दोनों को ऐड कर दिया। अब इसके बाद क्या हम इसको ऐसे ही छोड़ दें, कुछ भी ना करें? हमें इतना तो पता है कि ये सिस्टम सस्टेन कर जाएगा, लेकिन क्या हमारा एकदम ही दखल अंदाजी नहीं होना ठीक रहेगा क्या? तो ऐसा नहीं है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ये एक्वेरियम में, नहीं तो ये इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब मर जाएंगे आगे चल के। क्यों? हमें क्या क्या करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले हमें तो लगातार उस एक्वेरियम का टाइम टू टाइम क्लीनिंग करता रहना पड़ेगा। ठीक है, फिर वाटर चेंज करना पड़ेगा, फिर फिल्टर अगर है उस एक्वेरियम में तो उसको साफ़ करना पड़ेगा, फिल्टर को मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ में हमारा योगदान चाहिए, वो पूरी सेल्फ सस्टेनिंग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप सोचेंगे कि जो पॉन्ड है, जो कि एक नेचुरल इकोसिस्टम है, इसमें तो हम क्लीनिंग नहीं करते, तब भी ये खुद ही चलता रहता है, ये कैसे होता है? एक्वेरियम को क्यों क्लीन करना पड़ रहा है? तो देखिए, एक्वेरियम जो है एक लिमिटेड स्पेस में बना हुआ है, इसको इंसानों ने बनाया है। नीचे क्या मिट्टी है? नहीं है, नीचे तो शीशा ही होगा ना। तो लिमिटेड स्पेस में है, काफ़ी सारा लिमिटेशन है इसका। लेकिन वही पॉन्ड्स और लेक्स का अगर बात करें, जो कि नेचुरल इकोसिस्टम है, ये काफ़ी साइज में बड़े होते हैं, प्लस यहाँ पे कई सारे कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है। पॉन्ड के अंदर पता नहीं कौन सा इंसेक्ट होंगे, मिट्टी के अंदर क्या है नहीं है, वो सब आपस में इंटरेक्ट करते हैं। काफ़ी कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन यहाँ पे नेचर के साथ होता है। प्लस ये सब सेल्फ रेगुलेट, खुद ही कर लेते हैं सारा काम। यहाँ पे क्लीन करने का, पानी चेंज करने का ये सब झंझट नहीं है। रेनफॉल होगा, कहीं से पानी बह के आएगा, अपने आप पानी सब काम होता रहेगा। ठीक है, प्लस इन दोनों का काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी होता है टू अब्जॉर्ब एंड प्रोसेस वेस्ट मटेरियल। एक एक्वेरियम में थोड़ा सा गंदगी होगा कि वो बहुत गंदा दिखने लगेगा। ठीक है, प्लांट मरने लगेंगे, जो मछलियाँ हैं वो भी मरने लगेंगी। लेकिन पॉन्ड और लेक्स में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होता है गंदगी को झेल पाने का, वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं और पानी को काफ़ी मेंटेन रखते हैं। इसलिए हमारा इंटरफेरेंस इसमें नहीं होता है, हमें दखल देने का जरूरत नहीं है, ये लोग अपना काम खुद कर लेते हैं, पॉन्ड्स और लेक्स। ठीक है, लेकिन एक्वेरियम चूँकि इसको इंसानों ने बनाया है, तो इसमें हमारा दखल अंदाजी चाहिए ये सब काम करने के लिए। ठीक है, ये सब जब समझ के देखिए, सबके ऊपर क्वेश्चन आता है। चलिए, इतना हमने समझ लिया, अब आगे मूव करते हैं। अब देखते हैं कि कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो आपने ये छोटे क्लास में भी पढ़ा होगा, ऑर्गेनिज्म जितने भी लिविंग थिंग्स है अर्थ पे, उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं प्रोड्यूसर्स, दूसरे होते हैं कंज्यूमर्स, और तीसरे होते हैं डिकम्पोजर्स। नाम सुनने में इजी है, लेकिन आप इसको काफ़ी बारीकी से समझेंगे। ठीक है, काफ़ी नया चीज़ आपको समझने को मिलेगा यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले समझते हैं प्रोड्यूसर्स होते क्या है। तो प्रोड्यूसर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। मतलब ये लोग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में यूजिंग सनलाइट। ठीक है, मतलब आप समझ गए, प्रोड्यूसर्स वही है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का यूज़ करके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, अब ऑर्गेनिक सब्सटेंस का कुछ एग्जांपल हो गया, जैसे शुगर हो गया, स्टार्च हो गया, ग्लूकोज, ये सब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब अलग अलग जो एलिमेंट है, इसको इनऑर्गेनिक कहेंगे। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स का सिंपल सा रोल इतना ही है कि ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है यूजिंग सनलाइट, समझे, या फिर एनर्जी फ्रॉम द सन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। समझ गए? इसके एग्जाम्पल हो गए जितने भी ग्रीन प्लांट है, ये सारा फोटोसिंथेसिस करेंगे। फिर कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ग्रीन प्लांट एंड सर्टेन बैक्टीरिया, ये एग्जाम्पल हो गए प्रोड्यूसर के। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ऐसा, MCQ देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे कि कौन सा इसमें से ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है। तो आपको लिखना पड़ेगा प्रोड्यूसर। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अब आ जाइए दूसरे पे, जिस कैटेगरी में हम इंसान भी आते हैं, जो कि है कंज्यूमर। इसका डेफिनेशन है कि ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर
इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर सस्टेनेंस। हम फूड के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट होते हैं। ये कंज्यूमर्स लोग क्या तो डायरेक्टली प्रोड्यूसर का फूड कंज्यूम कर लेते हैं, यानी डायरेक्टली प्लांट से फूड लेके हम इंसान खा लेते हैं, या फिर इनडायरेक्टली जैसे कि फीडिंग अदर कंज्यूमर्स। एक गोट आया यहाँ पे, बकरी, उसने इस प्लांट को खाया, हमने क्या किया, इस बकरी को खा लिया। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हम प्लांट पे डिपेंडेंट है फॉर फूड। तो हम लोग क्या हो गए, कंज्यूमर। ये गोट भी कंज्यूमर हो गया क्योंकि डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट है। समझे कि नहीं यहाँ तक? चलिए, अब कंज्यूमर अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि कुछ हार्बीवोर होते हैं या फिर कार्निवोर हो सकते हैं, ओमनीवोर्स भी हो सकते हैं और पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। ये सब का मीनिंग आप छोटे क्लास में पढ़े ही होंगे। हार्बीवोर यानी ये सिर्फ प्लांट खाते हैं, कार्निवोर मतलब ये सिर्फ मीट खाते, मतलब एनिमल खाते होंगे। फिर ओमनीवोरस ये प्लांट एनिमल दोनों को खाते हैं। और पैरासाइट्स ये ऐसे होते हैं जो दूसरे के शरीर पर रह के उनसे न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल्स याद रखिए। हार्बीवोर्स का एग्जाम्पल रैबिट, डियर, काऊ, ये सब हो गए। कार्निवोर्स का एग्जाम्पल लायन, टाइगर, ओल हो गए। ओमनीवोर्स का एग्जाम्पल ह्यूमंस, बियर, पिग, ये हो गए। पैरासाइट्स का एग्जाम्पल हो गया टिक्स, फ्लिया, टेप वर्म। ठीक है, जो बोलते हैं ना कि पेट में क्या हो गया है, कृमि हो गया है, वो टेप वर्म। ठीक है, फिर लीस मतलब आपके सिर में अगर जू हो गया है, ढील जिसको बोलते हैं, वो भी पैरासाइट्स में आएगा। ठीक है, इतना तो हमने समझ लिया कि कंज्यूमर्स होते क्या हैं, जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर से फूड लें। कंज्यूमर का टाइप्स हमने देख लिया, 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो ये है ना हार्बीवोर, इसको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर भी बोलते हैं। ठीक है, और जो कार्निवोर से, कार्निवोर उसको 2 टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे छोटे कार्निवोर और लार्जर कार्निवोर्स। छोटे कार्निवोर को हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर भी बोलते हैं और लार्जर कार्निवोर को टर्सरी कंज्यूमर भी बोलते हैं। ये बात इस चैप्टर में बहुत बार रिपीट होगा, याद करके रख लीजिए, बहुत इजी पड़ेगा आगे आपको। ठीक है, क्या क्या बोले, कंज्यूमर्स इतने टाइप के होते हैं, हार्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, पैरासाइट। हार्बीवोर को प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं और कार्निवोर को 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, स्मॉल और लार्ज। स्मॉल वाले को सेकेंडरी कंज्यूमर और लार्ज वाले को टर्सरी कंज्यूमर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब आ जाइए तीसरे कैटेगरी पे, जो कि है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर का मीनिंग सिंपल हम यहाँ पे लिख रखे हैं, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है। डिकम्पोजर्स में आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। याद है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अभी आपको यहाँ पे लिख के रखे थे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, तो बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ, ये सबको मिला के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंप्राइजिंग बैक्टीरिया एंड फंगी, यहाँ पे सिर्फ 2 ही लिखा हुआ है। ये क्या करते हैं, जो भी मरे हुए डेड बॉडीज़ है, फिर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, ठीक है, इन सब को ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन करने का बाद ये सब जो है ना, डेड बॉडी और वेस्ट, ये सब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो इसको ब्रेक डाउन करके ये लोग कन्वर्ट कर देते हैं इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। पहले जो डेड बॉडी है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो उसका नेचर क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो ये डिकम्पोजर्स यानी ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो क्या कर देते हैं, इन्हें कन्वर्ट कर देते हैं इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। ठीक है, और ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया, ये वापस से सॉइल में चला जाता है और फिर से जो प्लांट यानी जो प्रोड्यूसर है, वो इसी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का इस्तेमाल करके सनलाइट का हेल्प से और क्लोरोफिल का हेल्प से क्या कर देते हैं, वापस से इसे ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं। समझ रहे? तब ये प्रोड्यूसर कहलाने लगते हैं। तो प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर का काम ठीक उल्टा है। प्रोड्यूसर क्या कर रहा था, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर रहा था, डिकम्पोजर ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके ऊपर भी एमसीक्यू आता है। अब देखिए, इस चैप्टर से जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर से वेबसाइट में सारा दे दिए हैं, अभी बता देंगे आगे कहाँ से आपको मिलेगा। और ये पूरा जो पीडीएफ है, जो भी हम लिख रखे हैं, ये सब पीडीएफ पूरा डाउनलोड करने के लिए भी वेबसाइट में दे देंगे, आप वापस जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए आप सिर्फ समझिए इसको आराम आराम से, कोई हड़बड़ाहट करके लिखने का जरूरत नहीं है, पहले सिर्फ समझिए। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया डिकम्पोजर्स। एग्जाम में डिकम्पोजर्स का रोल पूछेंगे, तो ये सारा बात आपको यहाँ से यहाँ तक पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, एक एक्टिविटी फिर से उस एक्वेरियम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऊपर जो हमने एक्वेरियम बनाया था, उसमें हमें ये ध्यान रखना था कि हम उस एक्वेरियम में कोई प्रीडेटर ना ऐड कर दे, मतलब एक ऐसा एनिमल ना ऐड कर दे जो बाकी एनिमल्स को खा जाए। क्योंकि प्रीडेटर ऐड करेंगे फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, वो दूसरे एनिमल्स को खा जाएगा और सिस्टम डिसरप्ट हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही बात याद रखिए और ज़्यादा कुछ काम का है नहीं।
तो ऊपर जो हमने एक्वेरियम बनाया था उसमें सिस्टम कैसा चल रहा था, पहले हमने प्लांट छोटे छोटे लगाए, एल्गी जिसको बोलते हैं, एक्वेटिक प्लांट, ठीक है, ये प्रोड्यूसर हो गए। फिर इसको कौन खाएगा, स्मॉल फिश खाएंगे, हार्बीवोर इसको बोलेंगे, ठीक है। और स्मॉल फिश को कौन खाएगा, लार्जर फिश खाएंगे, इसको कार्निवोर बोलेंगे। तो ऐसा छोटा सा सिंपल सा ये जो सीरीज आपको देखने को मिल रहा है ना, ये स्टेप्स, इसी को बोलते हैं फूड चेन, जो कि हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ये एक सिंपल सा फूड चेन हो गया एक्वेरियम में। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि एक्वेरियम में फूड चेन का स्टेप लिखो, तो आपको यही वाला स्टेप लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए डिटेल में समझते हैं फूड चेन होता क्या है और फूड वेब होता क्या है, ये अगला टॉपिक है। फूड चेन का मीनिंग हम यहाँ पे सिंपल लिख रखे हैं, ये एक ऐसा सीक्वेंस है ऑर्गेनिजम्स का। ऑर्गेनिज्म समझ रहे ना, ऑर्गेनिज्म का मीनिंग समझाए थे, प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए और ह्यूमन बींग्स, ये सबको मिला के ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर ईच सर्व एज अ सोर्स ऑफ फूड फॉर द नेक्स्ट, इसी को बोलते हैं फूड चेन। मतलब ये आप देख रहे हैं एक सीक्वेंस है ऑर्गेनिजम्स का, जहाँ पे हर एक जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे के लिए फूड सोर्स है। ये एल्गी स्मॉल फिश के लिए सोर्स ऑफ फूड था, ये स्मॉल फिश लार्जर फिश के लिए सोर्स ऑफ फूड बन गया। तो इसी सीक्वेंस को बोलते हैं फूड चेन। समझ गए, ये डेफिनेशन आप सिंपल सा याद कर लीजिए। अब देखिए, किसी भी फूड चेन का हर एक स्टेप को क्या कहते हैं, ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। और यहाँ पे भी लिखा हुआ था कि अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीडिंग ऑन वन अनदर, इसी को भी फूड चेन कह सकते हैं, ठीक है। चलिए फूड चेन तो हमने समझ लिया। तो फूड चेन में जो हर एक स्टेप होता है ना, या फिर हर एक लेवल बोल लीजिए, उसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक फूड चेन हमने देखा था, इसमें ये हो गया एक ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया एक ट्रॉपिक लेवल, और ये भी हो गया क्या बोलिए, एक ट्रॉपिक लेवल। ये पहले आ रहा है तो इसको पहला ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, इसको सेकंड ट्रॉपिक लेवल और इसको थर्ड ट्रॉपिक लेवल बोल सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फिगर 13.1 में 3 टाइप का फूड चेन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट ये डायग्राम। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो फूड चेन आपको देखने को मिल रहा है वो है फॉरेस्ट का फूड चेन, जिसमें सबसे पहले ट्री है, ट्री को डियर खा रहा है और डियर को टाइगर खा रहा है। ये पहला ट्रॉपिक लेवल, ये दूसरा ट्रॉपिक लेवल, ये तीसरा ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। फिर दूसरा जो फूड चेन है बी, ये है ग्रासलैंड का फूड चेन। सबसे पहले ग्रास है, इसको एक इंसेक्ट यानी ग्रास ओपर खा रहा है, उसको फ्रॉग खा रहा है, फिर फ्रॉग को स्नेक खा रहा है और स्नेक को हॉक यानी ईगल खा रहा है, ठीक है। आप क्या बता सकते हैं इस फूड चेन में कि फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे कौन सा ऑर्गेनिज्म है? हम आपसे पूछे कि फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे कौन सा ऑर्गेनिज्म है, वो बताइए। तो आप बोलेंगे ये हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। चौथे लेवल पे स्नेक है, आपका आंसर होना चाहिए स्नेक, ठीक है। चलिए उसी तरीके से तीसरा जो है सी, वो है पॉन्ड का एक फूड चेन का एग्जाम्पल। पॉन्ड में क्या होता है, एक्वेटिक प्लांट है, उसको स्मॉल फिश खाया या फिर स्कॉर्पियन खाया, फिर उसको लार्ज फिश खाया और लार्ज फिश को बगुला यानी हेरोन खा गया, ठीक है। तो ये था 3 ट्रॉपिक लेवल वाला एक फूड चेन, ये है 5 ट्रॉपिक लेवल वाला एक फूड चेन, क्योंकि 5 लेवल है यहाँ पे। और ये कितना है, 1 2 3 4, ये 4 ट्रॉपिक लेवल वाला फूड चेन। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इस तरीके से कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फूड चेन ऑफ 5 ट्रॉपिक लेवल। तो आपको ये याद होना चाहिए। ग्रास, आप एग्जाम में से डायग्राम तो नहीं बनाएंगे, इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे ग्रास, फिर ग्रास हॉपर, फिर फ्रॉग, स्नेक और फिर ईगल, ठीक है। चलिए, या फिर एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ग्रासलैंड फूड चेन, फूड चेन इन ग्रासलैंड, ऐसे करके एग्जांपल देंगे। तो ग्रासलैंड का ये एग्जांपल याद रखिएगा, पॉन्ड का ये एग्जांपल, फॉरेस्ट का या फिर टेरेस्ट्रियल फूड चेन का ये एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। धरती वाला, एक्वेटिक वाला ये दे दीजिएगा, पानी वाला। चलिए, इतना तो हमने समझ लिया फूड चेन का डेफिनेशन। फूड चेन का डेफिनेशन, ट्रॉपिक लेवल्स क्या होता है वो हमने समझ लिया, एग्जांपल्स देख लिया बहुत सारा। अब आते हैं कुछ और डिटेल वाले बातों पे। देखिए, जो सबसे पहला ट्रॉपिक है ना, ट्रॉपिक लेवल है ना, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, उस पर आप देखेंगे ये प्लांट है, फोटोसिंथेसिस करेंगे, ग्रास फोटोसिंथेसिस करेंगे, एक्वेटिक प्लांट फोटोसिंथेसिस करेंगे। मतलब जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है कोई भी फूड चेन में, वो हमेशा प्रोड्यूसर ऑक्यूपाई करते हैं, यानी ऑटोट्रॉप्स, जो अपना खाना खुद बना ले, ठीक है, वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं। इसके बाद जो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है, दूसरा वाला, इसमें कौन आता है, हार्बीवोर आ गया। हार्बीवोर जो प्लांट खा रहा है, हार्बीवोर जो प्लांट खा रहा है, ठीक है।
तो इसमें हार्बीवोर को क्या भी बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर भी बोलते हैं। आपको पहले भी बताया था, याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पे रिपीट हो रहा है कि इसमें कंज्यूमर्स, हेट्रोट्रॉफ्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, हेट्रोट्रॉफ्स बोल लीजिए या फिर कंज्यूमर बोल लीजिए या फिर हार्बीवोर बोल लीजिए या फिर प्राइमरी कंज्यूमर, चारों का मीनिंग एक ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल को ऑक्यूपाई करते हैं। फिर थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे कौन कौन आएंगे, तो स्मॉल कार्निवोर्स हो गए, जैसे कि ये और ये स्मॉल कार्निवोर हो गए, या फिर इसको सेकेंडरी कंज्यूमर भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। और फिर फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे आपको लार्ज कार्निवोर्स ये सब देखने को मिलेंगे, जिसको टर्शरी कंज्यूमर भी कहते हैं। समझ गए, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसी का यहाँ पे रिवीजन कराया गया है, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। अब देखिए जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जिनको प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, ये क्या करते हैं, तो ये सनलाइट में जो एनर्जी प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में। वही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, तो सनलाइट का हेल्प से उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, ठीक है। और वही फिर कंज्यूमर्स हो गए, जैसे कि हेट्रोट्रॉफ्स, ये क्या करते हैं, उसी एनर्जी को अपने शरीर में ले लेते हैं। अब जैसे कि ये क्या है, ऑटोट्रॉफ, सनलाइट से खाना बना लिया, ठीक है, केमिकल एनर्जी इसमें स्टोर हो गया। अब ये जो हेट्रोट्रॉफ है, कंज्यूमर, ये क्या करेगा, इसी एनर्जी को खुद में ले लेगा। समझ गए। फिर ऊपर जो टाइगर है वो इसको खाएगा, तो इसमें जो एनर्जी था वो इसको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, आप बता सकते हैं सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होगा, इसमें या फिर इसमें, या हमें आगे पता चलेगा। आपको लग रहा होगा टाइगर में सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे देखिए, एक बात यहाँ पे नोट करना पड़ेगा कि जब भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक फॉर्म से दूसरे में, तो कुछ एनर्जी जो है इन्वायरमेंट में लूज हो जाता है, जिसको आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस बात को अभी और डिटेल में समझेंगे, पहले आप ये देखिए। एक यहाँ पे रूल है जिसको बोलते हैं 10% रूल। ये सब चीज़ ऊपर लिखा हुआ है, इसको समराइज करके लूसिड लैंग्वेज में यहाँ पे लिख दिए ताकि आप ईजिली याद कर पाए। ये 10% रूल ये बोलता है कि ओनली 10% ऑफ द एनर्जी अवेलेबल एट वन ट्रॉपिक लेवल इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट। मतलब ये मान लीजिए 1, 2, 3, 4 ट्रॉपिक लेवल वाला कोई फूड चेन है ये, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि किसी भी ट्रॉपिक लेवल में जितना भी एनर्जी है, मान लीजिए यहाँ पे अगर 100 कैलोरी एनर्जी है या फिर 100 जूल एनर्जी है यहाँ पे, तो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में कितना जाएगा, सिर्फ 10% एनर्जी ही जाएगा। इसका 10% निकालना है तो एक जीरो हटा दीजिए, 10 जूल एनर्जी ही इसको मिलेगा, ठीक है। फिर अगले वाले ट्रॉपिक लेवल को इसका 10% ही सिर्फ मिलेगा, एक जीरो हटा दीजिए 1। फिर उसके अगले वाले को कितना मिलेगा, अब जीरो तो है नहीं, आगे पॉइंट दे दीजिए 0.1, इतना ही जूल मिलेगा एनर्जी। तो जैसे जैसे हायर लेवल पे आप जाते हैं, हायर ट्रॉपिक लेवल पे, उतना एनर्जी अवेलेबिलिटी कम हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो यही है 10% रूल। और इसी रीजन का वजह से दिस एनर्जी लॉस लिमिट्स द लेंथ ऑफ फूड चेन टिपिकली टू 3 to 4। ये फूड चेन हमने देखा 1, 2, 3, 4 ट्रॉपिक लेवल वाला फूड चेन है। हमने देखा यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी था 100 जूल, यहाँ पे 10 जूल, यहाँ पे 1 जूल, यहाँ पे 0.1 जूल। अब इसके आगे वाला कोई अगर ट्रॉपिक लेवल होगा, इसमें अगर जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसको तो बहुत कम एनर्जी मिलेगा। तो इसीलिए जनरली फूड चेन का जो लेंथ होता है ना, वो 3 से 4 तक होता है टिपिकली, कभी कभी 5 हो जाता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है फूड चेन। क्यों? क्योंकि एनर्जी लॉस ही इतना ज़्यादा हो रहा है। बात अगर ही समझ रहे हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट कि क्यों फूड चेन्स 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल्स के होते हैं। आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखना पड़ेगा। एग्जाम में डायरेक्ट ये 10% रूल लिखने के लिए बोल सकते हैं, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये 10% रूल यहाँ पे भी मेंशन है यहाँ पे, लेकिन लैंग्वेज अच्छा नहीं था इसलिए हम यहाँ पे नीचे में अच्छे से लिख दिए, ठीक है। चलिए अब पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। ये पहला पॉइंट हमने समझ लिया कि जब भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे में ट्रांसफॉर्म होता है तो काफ़ी एनर्जी लूज होता है, ठीक है। ये हमने पहला जाना। दूसरा पॉइंट ये है कि ग्रीन प्लांट्स इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लिव्स एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। देखिए, हमने इतना तो जब समझ लिया कि अगर ये प्लांट के पास 100 जूल एनर्जी है तो डियर इसको खाएगा तो कितना इसको एनर्जी मिलेगा, सिर्फ 10 जूल मिलेगा। और टाइगर जब डियर को खाएगा तो इसको कितना एनर्जी मिलेगा, 1 जूल एनर्जी मिलेगा। टाइगर को काफ़ी कम एनर्जी मिल रहा है, लेकिन टाइगर चूँकि ज़्यादा ताकतवर है तो वो सिर्फ एक डियर खा के संतुष्ट नहीं रहेगा, वो ज़्यादा डियर खाएगा तो ले दे के ज़्यादा एनर्जी हो जाएगा उसके पास, ठीक है। ये पहला बात। और देखिए, एक बात आप ये भी नोट कर सकते हैं यहाँ पे कि जो वेज लोग होते हैं, जो सिर्फ वेज खाते हैं, वेजिटेरियन लोग, उनके पास ज़्यादा एनर्जी अवेलेबल होता है कंपेयर टू नॉन वेज पर्सन।
ठीक है, ये पहला पॉइंट, इसके बारे में भी बताएंगे आगे, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, बस ये समझ के अभी छोड़ दीजिए। अब देखिए, इस पॉइंट पे बोला गया है कि जो ग्रीन प्लांट है ना, वो सिर्फ 1% एनर्जी ही कैप्चर करता है सन का। ये मान लीजिए सन है, सन से एक किसी पत्ते पे मान लीजिए 100 जूल एनर्जी गिरा, ठीक है, तो वो पत्ता 100 जूल में से सिर्फ कितना एनर्जी यूज़ कर पाएगा, सिर्फ इसका 1%, यानी सिर्फ 1 जूल एनर्जी ही यूज़ कर पाएगा ये पत्ता। समझ रहे? अब ये पत्ता 1 जूल एनर्जी यूज़ कर लिया, अब इस 1 जूल का जितना भी हो 10% वो यानी 0.1 जूल डियर को मिलेगा, फिर उसका क्या ऐसे ट्रांसफर होगा। ये पहला पॉइंट, ठीक है, कि जो प्रोड्यूसर होते हैं यानी जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो सिर्फ 1% एनर्जी को कैप्चर करते हैं। अब इस 1% एनर्जी को कैप्चर तो कर लिया, अब इसमें से कई सारा एनर्जी हमें पता है कि सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे ट्रांसफ़र होना है, तो बचा हुआ 90% एनर्जी जाता कहाँ है, तो वो एनर्जी यूज़ होता है हीट, शरीर को गर्म रखने में, ठीक है। फिर सम अमाउंट गोज टू डाइजेशन, खाना पचाना है उसमें एनर्जी लग रहा है, कुछ दौड़ भाग करना है उसमें एनर्जी लग रहा है, फिर शरीर का ग्रोथ भी तो होता है उसमें वो एनर्जी जाता है, रिप्रोडक्शन बच्चा पैदा करने में एनर्जी जाता है, तो ये 90% एनर्जी ये सब चीज़ों में यूज़ होता है, ठीक है। चलिए फिर अगला काम का पॉइंट है ये कि देयर आर जनरली अ ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम, द ग्रेटेस्ट नंबर इज ऑफ प्रोड्यूसर। हमने ये देखा कि जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ता है वैसे वैसे एनर्जी का अवेलेबिलिटी कमते जाता है। यहाँ पे एनर्जी सबसे कम था, यहाँ पे एनर्जी सबसे ज़्यादा है, इसीलिए जो प्रोड्यूसर लेवल है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेगा, कई से ज़्यादा प्लांट्स है, ठीक है। फिर यहाँ पे उससे कम ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे उससे भी कम ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पे उससे भी कम ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि एनर्जी ही कम है। अगर आप टाइगर्स का काउंट करेंगे और यहाँ पे डियर का काउंट करेंगे तो आप पाएंगे डियर्स का नंबर ज़्यादा मिलेगा अर्थ पे कंपेयर टू टाइगर्स, ठीक है। रीज़न सिंपल है कि इसको एनर्जी कम मिल रहा है, फूड अवेलेबिलिटी कम इनके लिए, ठीक है। चलिए, तो इतना बात आपने जान लिया और कुछ है नहीं। आप ये ट्रॉपिक लेवल का डायग्राम भी देख लीजिए, इसमें खास बात ये है कि प्रोड्यूसर का जो बेस है आप ये देख सकते हैं काफ़ी चौड़ा है, मतलब ज़्यादा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर्स में आते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे इसका चौड़ाई कमते जा रहा है, कमते जा रहा है, मतलब यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स का नंबर काफ़ी कम है। बस आगे मूव करते हैं, अब आ जाइए फूड वेब पे। ऊपर हेडिंग में लगा हुआ था फूड चेन और फूड वेब। अब ये फूड वेब क्या होता है? फूड चेन हमने देखा कि एक लीनियर सीक्वेंस है, जैसे कि ट्री, डियर, टाइगर, एक लीनियर सीक्वेंस है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा देखने को नहीं मिलता है फॉरेस्ट में। ऐसा नहीं है कि टाइगर सिर्फ डियर को ही खाएगा, टाइगर ये स्नेक को भी खा सकता है, ये फ्रॉग को भी खा सकता है। उसी तरीके से ये जो ईगल या फिर हॉक है ये डियर को भी खा सकता है, फिर ऐसे ही कोई भी किसी को भी खा सकता है यहाँ पे। तो इसी को बोलते हैं फूड चेन, मतलब कई सारा फूड चेन को मिला के क्या बनता है, कई सारा फूड चेन को मिला के क्या बनता है, फूड वेब मिलता है। तो इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन, कई सारे फूड चेन आपस में कनेक्टेड होते हैं, इसी नेटवर्क को फूड वेब कहते हैं। वेब मतलब जाल, ठीक है, एग्जिस्टिंग इन एन इकोसिस्टम। यहाँ पे आप देख सकते हैं फूड वेब का डायग्राम है, ये देखिए टाइगर इसको भी खा सकता है, फिर इसको भी खा सकता है, वैसे ही बहुत सारे यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है। आप सिर्फ इसका डेफिनेशन जान के छोड़ दीजिए। अब है एनर्जी फ्लो डायग्राम। एनर्जी फ्लो डायग्राम यानी फिगर 13.4, ये वाला, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहा जाता है डायग्राम ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी या फिर एनर्जी फ्लो डायग्राम। देखिए, इस डायग्राम को देखने से दो चीज़ क्लियर होता है, यहाँ पे बोला गया है। पहला पॉइंट ये है कि फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो होता है। पहले सनलाइट से एनर्जी जाता है प्रोड्यूसर में, प्लांट में, फिर उससे एनर्जी जाता है हार्बीवोरस में, फिर उससे एनर्जी जाता है कार्निवोर्स में, और उससे एनर्जी जाता है टॉप कार्निवोर्स में, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि कार्निवोर्स का एनर्जी हार्बीवोर में ट्रांसफर हो जाए। तो एनर्जी का जो फ्लो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, यानी ये यूनिडायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल है। ये पहला पॉइंट पता चलता है, ठीक है। चलिए, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। एग्जाम में ये लाइन देंगे कि फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, अब बोलेंगे ये लाइन को एक्सप्लेन कीजिए, इसका मीनिंग क्या है। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ से यहाँ तक ग्रीन से अंडरलाइन कर दिए है, ठीक है, कि एनर्जी वापस रिवर्ट नहीं होता है, एनर्जी जो चला गया वो नहीं आता है वापस दूसरे पहले वाले ट्रॉपिक लेवल पे, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट जाना हमने इस एनर्जी फ्लो डायग्राम से। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि द एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉपिक लेवल गेट्स डिमिनिश्ड प्रोग्रेसिवली ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल। आप यहाँ पे देखेंगे
कि इसको काफ़ी चौड़ा बनाया गया है, फिर इसको उससे कम चौड़ा, फिर उसको उससे कम चौड़ा, तो इसका भी कुछ मीनिंग है, ठीक है, चौड़ाई कमते जा रहा है। तो ये चौड़ाई रिप्रेजेंट करता है एनर्जी, एरो रिप्रेजेंट कर रहा था फ्लो, इसलिए इसको एनर्जी फ्लो डायग्राम कहते हैं, ठीक है। तो एनर्जी का जो अवेलेबिलिटी है वो डिक्रीज करते जा रहा है प्रोग्रेसिवली, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी जो है वो कमता चला जाएगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट नोटिस होता है इस एनर्जी फ्लो डायग्राम से, समझ गए 2 फीचर। पहला तो एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, दूसरा डिमिनिशिंग होता है, ठीक है। चलिए, एक चीज़ आप ये भी नोटिस कीजिए कि हार्बीवोर को प्राइमरी कंज्यूमर, ताकि आपको याद रहे, बार बार उसलिए रिपीट कर रहे हैं, कार्निवोर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर, स्मॉल कार्निवोर को, और लार्ज कार्निवोर को टर्सरी कंज्यूमर कहेंगे, ठीक है। एक बार बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत बार आता है ये। आपको ये दे देंगे फूड चेन और बोलेंगे कि जो 4th ट्रॉपिक लेवल है ना, 4th ट्रॉपिक लेवल, उसमें जो एनर्जी अवेलेबल है वो है 5 किलो जूल, ठीक है। बोलेंगे कि बताइए प्रोड्यूसर लेवल पे कितना एनर्जी अवेलेबल होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आप याद रखिएगा 10% का ही डिफरेंस होगा ना, इधर या फिर इधर। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है कि जब आप इधर मूव करेंगे, ऊपर की तरफ मूव करेंगे, तो आपको पॉइंट मतलब 0 कम करते जाना है, ठीक है। और इधर मूव करेंगे तो 0 लगाते जाना है, 0 प्लस करना है, इसमें 0 माइनस करना है। जैसे 5 किलो जूल अगर स्नेक के पास है, 4th ट्रॉपिक लेवल तो स्नेक ही हुआ, इसके पास 5 किलो, किलो का मतलब बता चुके हैं आपको डिटेल में, ये किलो मिली सेंटी ये सब डिटेल में हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बताए थे, उम्मीद करते हैं आपको याद होगा। 5 किलो मतलब 5000 जूल है यहाँ पे। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ हॉक को कितना एनर्जी मिलेगा, तो जब इधर जाएंगे तो 0 का अमाउंट कम करेंगे, तो इस 1 0, ठीक है, 500 हो जाएगा, 500 जूल। इसके पहले जाएंगे तो 0 लगाते जाएंगे। फ्रॉक को कितना मिलेगा, तो 5000 था, इसको 1 0 और एक्स्ट्रा। ग्रास ओपर को कितना एनर्जी मिलेगा, 4 0 है, एक और 0 लगा दीजिए। ग्रास को कितना मिलेगा, तो इसमें एक और 0 लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो प्रोड्यूसर को इतना जूल एनर्जी मिलेगा, तो ये याद रखिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 किलो जूल में भी आप सॉल्व कर सकते थे, फ्रॉक को कितना मिलेगा, तो 50 किलो जूल, इसको 500 किलो जूल, और इसको कितना मिलेगा 5000 किलो जूल। तो हॉक को कितना मिलेगा बताइए, तो इसमें तो 0 है ही नहीं कि आप हटाएंगे, तो आप पॉइंट्स लगा दीजिए, 0.5 किलो जूल। इसके भी आगे अगर कोई होता तो कितना होता है, 0.05 किलो जूल, ठीक है। ऐसे करके याद, ये नहीं कि एग्जाम में आप 10% निकालने बैठ गए, 10/100 × 5, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। इधर जाएंगे तो 0 कम करेंगे, इधर जाएंगे तो 0 ऐड करते जाएंगे पीछे की तरफ, ठीक है। चलिए, ये हुआ। अब आ जाइए एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट पे, एक बहुत ही मज़ेदार बात है। क्या बात है वो मज़ेदार बात? वो बात है अबाउट हार्मफुल केमिकल्स। कुछ हार्मफुल केमिकल्स है जैसे कि पेस्टिसाइड और अदर केमिकल्स, जिसका हम यूज़ करते हैं अपने क्रॉप्स पे, उनको डिजीज़ और पेस्ट से बचाने के लिए। लेकिन ये पेस्टिसाइड और जो अदर केमिकल्स है ना, ये क्या होता है, क्या तो मिट्टी में चला जाता है या फिर पानी में बह के नदी में, नालों के सहारे नदी में चला जाता है, समझ गए। अभी तक हमने इतना ही जाना कि ये जो हार्मफुल केमिकल है ये क्या तो सॉइल में जाएगा, नहीं तो वाटर बॉडी में जाएगा, ठीक है। अगर ये हार्मफुल केमिकल सॉइल में गए तो प्लांट इसको ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो भी प्लांट का फल है, पत्ता है, वो सब में ये हार्मफुल केमिकल आ चुका है, ठीक है। जो अब ये प्लांट का जो फल है उसको क्या आप धो के ये पेस्टिसाइड हटा सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि उस तो अंदर है। आप वो फल खाएंगे तो आपके अंदर वो पेस्टिसाइड आना ही आना है, ठीक है। उसी तरीके से वाटर बॉडी में भी ये हार्मफुल केमिकल गया है, तो जब आप मछली खाएंगे, कोई एक्वेटिक प्लांट या फिर एनिमल खाएंगे, तो उस मछली के अंदर भी वो हार्मफुल केमिकल है, पेस्टिसाइड है, तो वो पेस्टिसाइड आपके अंदर एंटर कर जाएगा। तो ये एक तरीका है, जस्ट एक तरीका है कि कैसे ये हार्मफुल केमिकल फूड चेन में एंटर कर रहा है। इन सभी हार्मफुल केमिकल का खास बात यह है कि ये नॉन डिग्रेडेबल है, डाइजेस्ट ही नहीं होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं, इकट्ठा होते जाते हैं एट ईच ट्रॉपिक लेवल, और प्रोग्रेसिवली एक्यूमुलेट होते हैं। मतलब 1 2 3 4 अगर ट्रॉपिक लेवल का फूड चेन है, तो इसमें जितना हार्मफुल केमिकल इकट्ठा हुआ है, इसमें उससे ज़्यादा इकट्ठा होगा, इसमें उससे भी ज़्यादा इकट्ठा होगा, और इसमें उससे भी ज़्यादा इकट्ठा होगा। मतलब जो हमेशा लास्ट ट्रॉपिक लेवल होता है वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंस खाएगा। तो हम देख रहे हैं ये लास्ट वाले का बहुत डिसएडवांटेज है। पहला तो इसको एनर्जी बहुत ही कम मिलता है, और दूसरा हार्मफुल केमिकल सबसे ज़्यादा मिलता है।
इसीलिए कहा जाता है कि जो वेजिटेरियन फूड हैबिट है उसको अडॉप्ट करना चाहिए, तब एनर्जी भी ज़्यादा मिलेगा और ये भी कम होगा, हार्मफुल केमिकल भी कम मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये टर्म समझाएंगे अभी थोड़ी देर में, पहले इधर आते हैं। तो एज ह्यूमन बींग्स ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन, आप कोई सा भी फूड चेन उठा लीजिए उसमें ह्यूमन बींग्स सबसे टॉप में मिलेंगे आपको, तो इसीलिए हम ह्यूमन बींग्स को मैक्सिमम केमिकल्स हमारे शरीर में आता है। ठीक है, तो इसी फेनोमेनन को बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, शॉर्ट में लॉजिकल हटा दीजिए, बायो मैग्निफिकेशन भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो चूँकि मांस मछली खा नहीं रहे, वो सिर्फ नीचे ही मिलेंगे, जैसे कि ये प्लांट हो गया, यहीं पे मिल जाएंगे आपको वेजिटेरियन लोग, तो इनमें कम थोड़ा ये मिलेगा, बायो मैग्निफिकेशन कम देखने को मिलेगा, तो ये एडवांटेज हो गया, और एनर्जी भी ज़्यादा मिलेगा इनको। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ये याद रखिएगा कि क्यों वेज फूड हैबिट ज़्यादा रिकमेंडेड होता है, तो ये 2 रीज़न आपको देना है। समझ गए? एग्जाम में बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन पूछेंगे तो यही आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ से The harmful chemicals are non-degradable. These gets accumulated progressively at each topic level, और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसका अच्छा डेफिनेशन हम नोट्स में लिख कर रख दिए, वहाँ से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए, ये हो गया, कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। वाटर ट्रॉपिक लेवल ये सब तो कर लिया, एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन ये भी हमने देख लिया, रोल ऑफ डिकम्पोजर्स ये भी हमने देख लिया। अब आ जाइए अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हाउ डू आवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द इन्वायरमेंट, हमारे एक्टिविटी कैसे अफेक्ट करते हैं। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे 2 चीज़, 2 इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम के बारे में। एक होगा डिप्लीशन ऑफ ओजन लेयर के बारे में, और दूसरा होगा कचरा वेस्ट डिस्पोजल के बारे में। चलिए पहले पढ़ते हैं ओजन के बारे में। ओजन लेयर होता क्या है, ये ओजन है क्या? तो ओजन का फॉर्मूला याद कर लीजिए, O3। जैसे ऑक्सीजन होता है O2, ओजन होता है O3। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। अब कई बच्चे केमिस्ट्री वाले जो वीडियो बनाए थे उसमें कमेंट कर रहे थे कि सर ऑक्सीजन तो O इसका सिंबल होता है, आप O2 क्यों लिख रहे हैं? तो देखिए, नेचर में जो ऑक्सीजन आपको मिल रहा है ना, हवा में जो ऑक्सीजन आप ले रहे हैं वो आप O2 ले रहे हैं, हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में वो एग्जिस्ट रहता है। अकेला O हवा में नहीं घूम सकता है, ये अनस्टेबल होता है, इसलिए वो 2 और 2 O मिलकर क्या बना लेते हैं, O2 बना लेते हैं, और ये हवा में घूम रहा है। तो जब भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं हम O2 सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है, खैर ये तो अलग बात हो गया, अभी ओजन पे रहते हैं। ओजन का फॉर्मूला O3, ये ओजन मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, इसमें 3 एटम रहते हैं ऑक्सीजन के, समझ गए? अगला इसका फीचर है कि ये डेडली पॉइजन है। ठीक है, इसका नेचर पॉइजनस है, ये पॉइजनस गैस है। ऑक्सीजन तो काफ़ी अच्छा है, लाइफ गिविंग गैस है, लेकिन ओजन आपने सूंघ लिया तो आपका मौत भी हो सकता है। फिर इसका काम क्या है फिर ये ओजन का? तो इट शील्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। सन से किरण आता है जिसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। तो उस अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को अर्थ यानी धरती तक पहुंचने में, हम इंसानों तक पहुंचने से बचाता है, रोकता है, यही ओजन। ये मान लीजिए अर्थ है और यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर का कई सारा लेयर होता है, उसमें से एक लेयर को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, तो इसी स्ट्रेटोस्फेयर में ये ओजन गैस पाया जाता है। ठीक है, इस स्ट्रेटोस्फेयर में ये ओजन गैस है। अब यहाँ पे सन है, मान लीजिए सन से जो रेडिएशन है वो आ रहा है लाइट के रूप में। ठीक है, आ रहा है यहाँ पे, इसी में यूवी रेज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन भी है। तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को धरती तक पहुँचने से रोकता है ये ओजन गैस, यहीं पे इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, अगर ये रेडिएशन धरती तक पहुँच गया ना तो क्या हो जाएगा? तो बहुत डैमेजिंग होगा ये हम ऑर्गेनिजम्स के लिए। ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बींग, सब के लिए डैमेजिंग होगा। जैसे कि स्किन कैंसर कर सकता है ह्यूमन बींग्स को, कैटरैक्ट, इसके बारे में आपको पढ़ा चुके हैं ह्यूमन आई वाले चैप्टर में। आँख का बीमारी ये हो जाएगा, डैमेज टू प्लांट होगा, मेरीन लाइफ डैमेज होगा। ठीक है, काफ़ी डिसएडवांटेज है। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार आता है कि ओजन लेयर कैसे हेल्पफुल है। ये रेडिएशन को, मतलब रेडिएशन अगर आ जाएगा अर्थ पे तो क्या क्या होगा। तो इसमें तो सिर्फ स्किन कैंसर का लिखा है, अब ये सब भी याद रखिएगा, कैटरैक्ट, मैरीन लाइफ को डैमेज, प्लांट को डैमेज, ये सब भी याद रखेंगे आप। ठीक है, तो अभी तक हमने जाना 3 बात कि ओजन होता क्या है, फीचर क्या है, करता क्या है। ठीक है, अब देखते हैं ओजन फॉर्मेशन। बहुत बार आ चुका है ये बोर्ड एग्जाम में कि ओजन बनता कैसा है, इसका फॉर्मेशन आप एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए सिंपल है, ओजन कौन सा लेयर पे मिलता है? स्ट्रेटोस्फेयर पे मिलता है, ये हमने जाना। ठीक है,
तो जब यूवी रेज आते हैं ना सन के तरफ से, तो ये यूवी रेज क्या करते हैं, मॉलिकुलर ऑक्सीजन को तोड़ देते हैं टू फ्री ऑक्सीजन में। जैसे O2 था, इस पे यूवी रेज जैसे ही गिरता है ऑक्सीजन पे, तो ये 2 ऑक्सीजन एटम फ्री हो जाते हैं, O+O हो जाता है। अब इसी में से एक ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलके O3 बना देता है, ओजन बन जाता है, और इसी तरीके से ओजन का फॉर्मेशन होता है। तो ओजन फॉर्मेशन का ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ से आता है, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर लिखेंगे। कई बार टाइम का कमी हो जाए या फिर आपको टाइम उतना तैयारी करने का टाइम नहीं मिला, तो कम से कम इतना तो तैयार करके जरूर जाएंगे, ये जरूर लिख के आएंगे, ठीक है, तब भी आपको नंबर कुछ मिलेगा। तो देखिए, तो हाई एनर्जी यूवी रेडिएशन स्प्लिट अपार्ट मॉलिकुलर ऑक्सीजन इनटू फ्री ऑक्सीजन। ये मॉलिक्यूल था, उसको फ्री ऑक्सीजन एटम में स्प्लिट कर देता है, कौन, यूवी रेडिएशन, ठीक है। फिर ये जो फ्री ऑक्सीजन है ये कंबाइन कर जाता है मॉलिकुलर ऑक्सीजन के साथ, ये फ्री एटम मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर गया और क्या फॉर्म करता है, ओजोन, O3 फॉर्म करता है। बस अब देखिए टॉपिक क्या चल रहा है, टॉपिक चल रहा है ओजोन लेयर, ये तो हमने समझ लिया। दूसरा टॉपिक है हाउ इट इज गेटिंग डिप्लीटेड, ये बर्बाद क्यों हो रहा है, खत्म क्यों हो रहा है, स्ट्रेटोस्फीयर से लगातार कमते क्यों जा रहा है। ये ओजन कमना अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें पता है ओजन का इतना मेन काम है, ये यूवी रेस को रोकता है। अगर ओजन लेयर ही नहीं रहेगा तो यूवी रेस तो अर्थ पे गिरेगा और फिर काफ़ी डैमेज करेगा। तो ओजन डैमेज क्यों हो रहा है खुद, तो देखिए हम ह्यूमंस लोग काफ़ी सिंथेटिक केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, शॉर्ट में CFC कहेंगे इसको, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ये सभी ऐसे केमिकल्स है, ऐसे सिंथेटिक केमिकल्स है जो ओजन को डिस्ट्रॉय करते हैं, डिप्लीट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में एक सीधा क्वेश्चन आता है कि केमिकल्स का नाम बताइए जो ओजन लेयर डिप्लीशन करते हैं, तो CFC तो आप बोलेंगे ही, ये सब का भी नाम याद रखिए, HCFC, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ये सिंथेटिक केमिकल्स रेफ्रिजरेटर हो गए, फायर एक्सटिंग्विशर हो गए, यहाँ पे यूज़ होते हैं और तभी ये केमिकल्स निकलते हैं और ओजन को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। बस तो ओजन डिप्लीशन को रोकने के लिए क्या किया है हम लोगों ने, तो 1987 में जो UNEP है, यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया, जिससे के तहत उस एग्रीमेंट का नाम पड़ा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। जिसके तहत ये डिसाइड किया गया कि जो 1986 इस साल में जितना CFC प्रोडक्शन हुआ था ना, उतना ही लेवल तक प्रोडक्शन करेंगे CFC का, और ज़्यादा इसका लेवल नहीं बढ़ाएंगे, टू फ्रीज CFC प्रोडक्शन एट 1986 लेवल, ठीक है। आज 2024 चल रहा है, आगे चल के जो भी साल आएगा, ठीक है, तब भी मतलब ये CFC का लेवल इतना ही रखना है, इससे ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, 1986 वाला लेवल, ठीक है, वो बोला जा रहा है। इट इज़ नाउ मैंडेटरी फॉर ऑल द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू मेक CFC फ्री रेफ्रिजरेटर थ्रू आउट द वर्ल्ड। अभी के टाइम में जितने भी रेफ्रिजरेटर हैं उन सबको CFC फ्री करने के लिए बोला गया है। तो ये सब कुछ कदम उठाए हैं हमने ताकि ओजन लेयर डिप्लीशन को रोका जाए। तो 2 पॉइंट में आप लिखेंगे, एक होगा ये और दूसरा होगा ये, समझ गए। चलिए, तो आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि आज के टाइम पे क्या हालत है ओजोन लेयर का। तो खुशी का बात है आपके लिए कि अभी ओजोन लेयर डिप्लीशन धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। तो हम इस टॉपिक में पढ़ रहे थे 2 इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम के बारे में। पहला था ओजन लेयर, ये तो हमने खत्म कर लिया। अब है कचरे के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, वेस्ट डिस्पोजल। ये देखने में आपको इजी टॉपिक लग रहा होगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बनता है जो आपका दिमाग घुमा देगा, थोड़ा सोचने में मजबूर करेगा आपको। सबसे पहले इसमें बताया हुआ है वेस्ट जो है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है बायोडिग्रेडेबल और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब ये क्या है, नाम से समझ में आ रहा है कि सब्सटेंसेज दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, उसको बायोडिग्रेडेबल कहेंगे, ठीक है। जो अपने आप नेचर में आप इसको छोड़ दे तो अपने आप सड़ गल के खत्म हो जाएगा, इसको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। और जो अपने आप खत्म नहीं होगा उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहेंगे। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। प्लांट मैटर, प्लांट का कोई भी चीज़ जैसे कि पत्ता, ग्रास, जो भी हो गया, लकड़ी, सब बायोडिग्रेडेबल होते हैं। फूड स्क्रैप्स, पेपर, कॉटन, ये सब इनके एग्जाम्पल हो गए बायोडिग्रेडेबल के। और नॉन बायोडिग्रेडेबल के क्लासिक एग्जाम्पल है प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, सिंथेटिक फाइबर, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, मोबाइल, आपका लैपटॉप, सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। इसका काफ़ी डिसएडवांटेज है नॉन बायोडिग्रेडेबल का। पहला तो ये काफ़ी पॉल्यूशन करता है, वाइल्ड लाइफ को हानिकारक है। प्लास्टिक वगैरह फेंक देंगे, कभी गाय खा लेगा तो
उसको मरना पड़ेगा, ठीक है। फिर डिसरप्ट इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है, ये फूड चेन को हैम्पर करता है, काफ़ी डिसएडवांटेज है इसका। जहाँ पे आप फेंकेंगे, मान लीजिए कोई भी प्लास्टिक है तो बहुत सारा प्लास्टिक एक जगह पे फेंक दिए तो वो ज़मीन तो वहाँ पे कैप्चर हो गया ना, इसको बोलते हैं लैंडफिल। लैंडफिल का इशू देखने को मिलता है। अगर कोई ज़मीन में आप ऐसा कचरा फेंके जो बायोडिग्रेडेबल है तो वो तो सड़ गल के ख़त्म हो जाएगा, वो ज़मीन वापस साफ़ हो जाएगा, उस ज़मीन को आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो प्लास्टिक पड़ा ही रहेगा, 15-20 साल बाद वो प्लास्टिक गलता है। एक प्लास्टिक बोतल 400-500 साल बाद गलता है। प्लास्टिक जो पॉलीथीन होता है, पॉलीथीन बैग, वो 15 से 20 साल लेता है गलने के लिए, ठीक है। तो उतना साल तक ये ज़मीन ऐसे ही डिस्ट्रॉय रहेगा, आप उसको कुछ कर ही नहीं सकते। तो लैंडफिल का इशू क्रिएट करता है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। चलिए कुछ और बारीकी से देखते हैं दोनों का फीचर्स क्या क्या होता है। सबसे पहले जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं ना, वो नेचुरल ओरिजिन के होते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे थे, फूड हो गया, प्लांट हो गया, पेपर, कॉटन, ये सभी चीज़ नेचुरल चीज़ों से आया हुआ है, ठीक है। नेचुरल चीज़ों से ओरिजिनेट होता है। और वही नॉन बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक ओरिजिन होता है, इसको इंसानों ने कहीं ना कहीं बनाया हुआ है, ठीक है। फिर इसका नेचर होता है ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, और इसका नेचर होता है ये सिंपल मॉलिक्यूल होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब इसको डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन कर सकते हैं, सड़ा गला सकते हैं। सिंपल मॉलिक्यूल मतलब इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जब भी डिकम्पोजर इसको ब्रेक डाउन करते हैं, सड़ाते गलाते हैं, तो डिकम्पोजर्स को तो वहीं से खाना मिलता है, तो ये एक एनर्जी सोर्स होता है डिकम्पोजर्स का। लेकिन ये कोई भी इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि ये ब्रेक डाउन ही नहीं होगा। तो ये 3 पॉइंट का डिफरेंस आप याद रखें, इन दोनों के बीच में आता है डिफरेंस, तो लिख पाएंगे आप। चौथा पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, ये डेफिनेशन भी, ठीक है। चलिए, और 5वां पॉइंट में एग्जांपल्स भी आप दे सकते हैं। आज के टाइम पे एक नया टाइप का प्लास्टिक आया है, न्यू टाइप ऑफ प्लास्टिक। कहा जाता है कि यह प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। अब इसका भी ये एक मतलब 2 धारी तलवार की तरह है। अब बोला तो जाता है कि ये प्लास्टिक गल जाएगा, लेकिन गलने का कुछ कंडीशन है। अगर कंडीशन मीट नहीं हुआ तो ये भी प्लास्टिक नॉर्मल प्लास्टिक की तरह 15-20 साल 50 साल लेगा गलने के लिए, ठीक है। दूसरा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है इसका, ये प्लास्टिक का। मीथेन, अगर आप इसका ठीक से ब्रेक डाउन नहीं करवाए तो क्या होगा, एक ग्रीन हाउस गैस निकलेगा जिसका नाम है मीथेन। जब ये सड़ेगा गलेगा तो ये मीथेन गैस छोड़ता है, जो कि ग्रीन हाउस गैस होता है, जो कि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया। इसके अलावा जब ये सड़ता गलता है ना, तो कई बार ये माइक्रो प्लास्टिक छोड़ देता है, छोटे छोटे प्लास्टिक के पार्टिकल्स, जो कि मिट्टी में जाएंगे, पानी में जाएंगे, तो वो उसको हार्म करेंगे। तो बोला जा रहा है कि ये प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल होते हुए भी काफ़ी सारा डिसएडवांटेजेस है इसका। तो प्लास्टिक से जितना दूर रहे तो ये बेहतर है, ठीक है। और देखिए कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, बोला है 2 तरीका बताइए जिससे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। तो देखिए, बायोडिग्रेडेबल तो अच्छा ही होता है, ये सॉइल को एनरिच करेगा, जहाँ पे सड़ेगा गलेगा वहाँ का मिट्टी का फर्टिलिटी बढ़ जाता है। मिनिमल रेसिड्यू, सड़े गलने के बाद कुछ बचता नहीं है, तो रेसिड्यू कुछ बचता नहीं है, वो ज़मीन को आप वापस यूज़ कर सकते हैं। इकोसिस्टम को सपोर्ट मिलता है इससे। और वही नॉन बायोडिग्रेडेबल कैसे अफेक्ट करता है, तो ये देखिए, ये पोल्यूशन करता है, लैंडफिल इशू क्रिएट करता है। बस इतना लिख सकते हैं आप। इसके अलावा आगे यहाँ पे बताया हुआ है कुछ वेज ऑफ डीलिंग विद द वेस्ट। कचरा अगर है तो उसको कैसे आप डील करेंगे। सिर्फ कचरा घर से निकाल के रोड पे फेंक दिए तो काम हो गया आपका, ऐसा नहीं है। कचरा को रोकने के लिए एज अ पढ़े लिखे सिटीजन आपको क्या क्या चीज़ मालूम होना चाहिए, ये सब चीज़ आपके अंदर में होना चाहिए। रिड्यूस वेस्ट, कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको आपके मन में ये मोटिव होना चाहिए कि इससे कचरा कम से कम हो। सबसे पहले तो आपको सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ मिनिमाइज़ कर देना है। ऐसा प्लास्टिक जिसको सिर्फ आप एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे प्लास्टिक को इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। ओप्ट फॉर रीयूजेबल प्रोडक्ट, ठीक है। रिड्यूस फूड वेस्टेज, ये सब चीज़ आप कर सकते हैं। इसके अलावा रिसाइकल कीजिए, पेपर, प्लास्टिक, मेटल को दोबारा इस्तेमाल कीजिए। ये रिड्यूस, रिसाइकल, ये अपनाइए, ठीक है। कंपोस्टिंग कीजिए। कंपोस्टिंग एक ऐसा तरीका होता है जिसमें बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को कन्वर्ट कर देते हैं एक टाइप का फर्टिलाइजर में, और उसको प्लांट को देते हैं, प्लांट के लिए काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। कंपोस्टिंग कर सकते हैं आप। फिर प्रॉपर डिस्पोजल कीजिए। कचरा है तो उसको आप जलाइए मत, इससे क्या होता है कि कई सारे हार्मफुल गैस निकलते हैं, तो जलाना बंद कीजिए कचरे को, ठीक है। तो ये सब कुछ तरीके हैं जिससे आप वेस्ट को डील कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे, आपके मन में ये सवाल आएगा कि इतना सारा कचरा जनरेट कैसे हो रहा है। सबसे इसका मेन रीज़न है आबादी, पॉपुलेशन। आदमी ही इतना हो गए हैं हम लोग कि कचरा तो जनरेट होगा। इसके अलावा हमारा जो लाइफस्टाइल है वो भी इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। एसी में रहना, फिर पैकेज प्रोडक्ट खाना, ठीक है,
देखिए वो यहाँ पे लिखा है कि चेंजिंग इन एटीट्यूड। अभी हम कई सारे ऐसे थिंग्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पोजेबल है। चाय पीना है तो ऐसे कप में पीना है जो पी के चाय कप को फेंक दो, ठीक है। कप को धो के यूज़ करने का कोई सवाल ही नहीं है, उसको डिस्पोज कर दो। ऐसे प्लेट्स में खाना खा रहे हैं कि वो प्लेट को खा के फिर प्लेट को फेंकना पड़ेगा, प्लेट को धो के दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो डिस्पोजेबल सामान कई सारे आ गए हैं जिस वजह से कचरा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है। फिर चेंज इन पैकेजिंग, जो पैकेजिंग है वो भी चेंज हो रहा है, प्लास्टिक का अलग अलग कंटेनर आ रहा है जिस वजह से पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा बात बताया हुआ है ट्रेन्स के बारे में। देखिए पहले के ज़माने में क्या होता था ना कि ट्रेन्स के अंदर जो चाय मिलते थे वो प्लास्टिक के ग्लास में दिए जाते थे। आपको चाय पीने के बाद वो प्लास्टिक ग्लास को वापस उस वेंडर को देना पड़ता था, ठीक है। चाय वाले को ग्लास रिटर्न करना पड़ता था। बाद में प्लास्टिक ग्लास को हटा के डिस्पोजेबल कप्स का यूज़ होना चालू हो गया, ठीक है। डिस्पोजेबल कप ये भी प्लास्टिक के होते थे, मतलब आपको पी के फेंक देना है, वापस रिटर्न नहीं करना है। तो ये हाइजीन के सेंस में काफ़ी अच्छा था, लोगों को पसंद आया। लेकिन इससे कई सारे मिलियंस ऑफ दिस कप, ट्रेन में आपको पता है कितने सारे लोग ट्रैवल करते हैं, तो कई सारे कचरे, मतलब बहुत कप ऐसा आने लगा कचरे के रूप में, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए कुल्हड़ लाया गया। कुल्हड़ मतलब ऐसा डिस्पोजेबल कप जो कि क्ले से, मिट्टी से बना हुआ है। ये भी डिस्पोजेबल ही है, पी के फेंक देना है, लेकिन अंतर ये कि ये प्लास्टिक से नहीं, ये तो प्लास्टिक का बना हुआ था डिस्पोजेबल कप, लेकिन यही डिस्पोजेबल कप क्ले से बना है। अब इसमें भी एक ड्रॉबैक आ गया कि इससे पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा है, लेकिन इससे जो ये क्ले कप बनाने के लिए कई सारे फर्टाइल टॉप सॉइल का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये मिट्टी से हम काफ़ी अच्छा खेती कर सकते थे, वही मिट्टी का हम इस्तेमाल करके कप बना रहे, तो ये मिट्टी का नुकसान हो रहा है यहाँ पे, ये डिसएडवांटेज था। अभी के टाइम में हम क्या यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं डिस्पोजेबल पेपर कप। डिस्पोजेबल कप है लेकिन वो पेपर का बना हुआ है, तो इसका एडवांटेज है, देखिए एक तो बायोडिग्रेडेबल है ये, ठीक है, उतना कचरा होगा नहीं, हाइजीन साफ सफाई है यहाँ पे। फिर रिड्यूस प्लास्टिक पॉल्यूशन, इसकी तरह प्लास्टिक का नहीं है ये, तो अच्छा है ये, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ चैलेंजेस है, जैसे कि पेपर कप बहुत ज़्यादा बनाने के लिए पेड़ों को काटना पड़ेगा, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। फिर डिफॉरेस्टेशन से दो डिसएडवांटेज होता है, सॉइल इरोजन ये सब होगा। वाटर यूसेज काफ़ी ज़्यादा होता है इस टाइप के कप बनाने में। तो ये 2 चैलेंजेस है जो अभी भी हम फेस कर रहे हैं। बस इतना ही बात आप यहाँ पे ध्यान रखिए, और तो कुछ है नहीं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज ओजोन, हाउ डज इट अफेक्ट इकोसिस्टम, देख लिए हम। हाउ कैन यू हेल्प रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, तो आप 3R यानी रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल, ये तीनों अपना सकते हैं। कंपोस्टिंग कर सकते हैं, और भी कई सारे तरीके हैं जिससे आप वेस्ट को डिस्पोज कर पाएंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए। ये विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम, तो देखिए ग्रास, फ्लावर, लेदर, ये सभी बायोडिग्रेडेबल है, सब नेचुरल सब्सटेंस है, तो ये तो होगा। ग्रास, वुड, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये नहीं होगा। फ्रूट पील्स, केक, लाइम जूस, सभी बायोडिग्रेडेबल है। केक, वुड, ग्लास, सभी बायोडिग्रेडेबल है। तो ऑप्शन नंबर A, C, D होगा राइट आंसर, ठीक है। 2 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फूड चेन, कौन सा फूड चेन है, तो ग्रास, कोड, ह्यूमन, ये तो आप खुद से भी कर सकते हैं। नंबर 3 कौन सा इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस है, तो कैरिंग क्लॉथ बैग, कपड़े का बैग इस्तेमाल कीजिए, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कीजिए। लाइट्स, फैंस को स्विच ऑफ कर दीजिए जब इस्तेमाल ना हो तो। स्कूल जाने के लिए आप स्कूटर का सहायता ना लेके अगर पास में है तो वॉक करके जा सकते हैं। तो ये सब कुछ इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस है, तो ऑल ऑफ द अबव। ये याद रखिएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में भी आता है, तो ये तीनों पॉइंट आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए 4 देखिए। 4 में बोला हुआ है कि अगर व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन अ ट्रॉपिक लेवल, ये एक फूड चेन है 4 ट्रॉपिक लेवल वाला, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि अगर किसी एक ट्रॉपिक लेवल से सारे ऑर्गेनिज्म को मार दे, फॉर एग्जांपल ये वाला, ये पूरा का पूरा इस ट्रॉपिक लेवल का जितना भी ऑर्गेनिज्म था सबको मार दिए, तो क्या होगा। तो ये जो ट्रॉपिक लेवल है, क्या इसको खाएगा डायरेक्ट, नहीं, ये तो सिर्फ इसी को खा सकता था। तो ये भी जो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ऊपर वाले ट्रॉपिक लेवल, वो सभी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो सभी मर जाएंगे। तो एनिमल्स इन हायर ट्रॉपिक लेवल विल डाई, ठीक है। ये फूड चेन पूरा ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है, और इकोसिस्टम में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। ये 3 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग will the impact of removing all the organisms in a tropic level be different for different tropic level। बोला जा रहा है कि इसको हटाए तो ये दोनों तबाह हो गए,
अगर हम इसको ना हटा के इसको हटाते तो क्या इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होता? तो हाँ, सॉरी, मतलब इफेक्ट डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये एक ट्रॉपिक लेवल, ये एक ट्रॉपिक लेवल, ये एक ट्रॉपिक लेवल और ये एक ट्रॉपिक लेवल। अगर आप सिर्फ ये ट्रॉपिक लेवल वाला सारा ऑर्गेनिज्म को हटाएंगे तो अभी भी 3 ट्रॉपिक लेवल सुरक्षित है, कम डैमेज हुआ। लेकिन वही आप अगर इसको हटा देते तो ये तो डिस्ट्रॉय हुआ ही था, इसके आगे वाला 1 और 2 3 ट्रॉपिक लेवल डिस्ट्रॉय हो जाता, काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता। और वहीं अगर आप इसको हटा देते, प्रोड्यूसर को ही आप हटा दीजिए पूरी, तो पूरा सारा ट्रॉपिक लेवल खत्म हो जाएगा। तो इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल ऑर्गेनिज्म ने ट्रॉपिक लेवल डिफरेंट होता है इन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। इसको हटाएंगे तो अलग इम्पैक्ट, इसको हटाएंगे तो अलग इम्पैक्ट, इसको हटाएंगे तो अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। कैन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ एनी ट्रॉपिक लेवल बी रिमूव्ड विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू द इकोसिस्टम? बोला है कि क्या कोई ऐसा ट्रॉपिक लेवल है जिसको हटाएंगे तो कोई डैमेज नहीं होगा? तो देखिए, ऐसा नहीं है। आप किसी को भी हटाएंगे, डैमेज कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन डैमेज तो होगा। आप इसको हटाए तो काफ़ी कम डैमेज हुआ, लेकिन डैमेज तो हुआ ना, एक पूरा ऑर्गेनिज्म आपने गायब कर दिया तो डैमेज होगा। ठीक है, ये लिखना है यहाँ पे। बाकी ये सारा क्वेश्चन तो इजी है, ये सब कर चुके हैं पहले ही चैप्टर में, तो इसको अलग से बता नहीं रहे। चलिए, तो इस चैप्टर का अब चैप्टर तो आपने समझ लिया, आपको मिलेगा 3 चीज़। अब पहला तो इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है वो सब एक जगह कंपाइल करके वेबसाइट पे दे दिए हैं। आपको मिलेगा कैसे? आप सिंपली क्या कीजिए, गूगल में सर्च कीजिए चैप्टर का नाम आवर इन्वायरमेंट, ठीक है, क्लास 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इतना तो लिखेंगे और लास्ट में ऐड कर दीजिए बाई CBSE गाइडेंस। इतना लिख के आप सर्च कर दीजिए, आपको पहले नंबर पे मिल जाएगा। उसी तरीके से आपको मिलेगा नोट्स भी, तो नोट्स भी आपको इसी तरीके से मिलेगा। नोट्स या फिर ऐसे लिखिए आवर इन्वायरमेंट क्लास 10 नोट्स बाई CBSE गाइडेंस। चैप्टर का नाम और चैनल का नाम लिख के सर्च कीजिए, पहले नंबर पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और तीसरा चीज़, ये जो पूरा PDF है जो भी हम लिख रखे थे वो पूरा अंडरलाइन PDF आपको डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पे दे दी है, वहाँ पे भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ को लीजिए और अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, इससे बाहर तो और कुछ नहीं आएगा इस चैप्टर से। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो 3 काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।